हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि नज़दीक ही सितंबर का मंथ आने वाला है और सितंबर में एनडीए 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न पत्रों का विश्लेषण लेकर के आया हूँ कि कैसे आप लोगों को रणनीति अपनानी है और क्या क्या प्रश्न किस किस टॉपिक से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखो, जब आप PYQ के प्रश्नों को अटेंड करते हो तो आप लोगों को 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे। दूसरा ये फायदा होगा कि आप लोगों को एग्जाम में केमिस्ट्री का क्या लेवल रहने वाला है। और तीसरा तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे कि जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए डेफिनेटली उनमें से 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम से आपके इस एग्जाम में भी आएंगे। इस बात को आप सभी लोग बिलीव करना मुझ पर, ठीक है। तो चलिए, एनडीए 1 के एग्जाम में केमिस्ट्री के 16 से 17 प्रश्न आए थे। उन सभी 17 प्रश्नों को एक एक करके बारीकी से हम सभी सीखते हैं कि यदि ये प्रश्न इस बार आ जाए एग्जाम में तो आप लोगों के हाथ से ना छूटे, ठीक है। बट यदि आप सभी बच्चे इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, अब हम पूरे जी जान से जुट जाते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हल करना चालू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 53। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी द्रव्य के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये वेपोराइजेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ठीक है। तो याद रखना, तापमान जितना ज्यादा होगा वेपोराइजेशन उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वेपोराइजेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखते हैं, जब तापमान उच्च हो लेकिन द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल वृहत हो, वृहत का मतलब होता है अधिक। दूसरा देख लेते हैं, जब तापमान निम्न हो। भाई तापमान निम्न होने में तो कभी भी याद रखना आप सभी लोग वाष्पीकरण की दर अधिक नहीं होगी। तापमान निम्न है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। जब तापमान उच्च हो लेकिन द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल लघु हो तो ये भी गलत है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज्यादा। तो इसका ऑप्शन ए जो है बच्चों वो बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो बहुत ही सिंपल सा और इजी सा प्रश्न पूछा गया है। ये जनरल लाइफ पर भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हो यदि थोड़ा सोचोगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है। अब आपको पता है जो विलयन होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ये सॉल्यूट से मिलकर बना होता है और दूसरा ये सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब आपको पता है सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है, इसकी मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन से, इस सॉल्यूट के कंपैरिजन से। किसके, तो इसकी जो इसका जो अमाउंट होता है वो वेरी लो होता है, यानी निम्न होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि ये मेरा एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर के साथ शुगर के पार्टिकल को डाल दिया। किसके पार्टिकल को डाल दिया, शुगर के पार्टिकल को। तो जैसे इसके अंदर डालोगे तो शुगर का पार्टिकल टोटल डिजोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा एक प्रकार का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो शरबत होता है ना वो एक प्रकार का विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है। ये किन किन चीज़ों का सॉल्यूशन होता है, शुगर का, वाटर का। अब आपको पता है कि शुगर की क्वांटिटी होती है लेस और वाटर की क्वांटिटी होती है मोर। इसका मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सॉल्यूट। तो अब आपको एक बात पता है कि सॉल्वेंट की अमाउंट जो होती है वो किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो अब एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मिश्र धातु, दूध, वायु, शर्करा। आप एक चीज पढ़ते आ रहे हो बच्चों से, वायु क्या है, एयर इज द मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन। एयर जो है वो मिक्सर है, एयर इज द मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन। ये कई गैसों का मिश्रण है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और गैसों की ये नहीं कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा, एक क्वांटिटी बहुत ज्यादा दूसरी क्वांटिटी बहुत कम है। तो एयर इज द मिक्सचर, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है ये जो पेट्रोलियम होता है इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड तेल।
और ये क्रूड तेल के अंदर कई सारी चीज़ें मिली होती है, जैसे इसके अंदर होता है पेट्रोल, जैसे इसके अंदर होता है डीजल, जैसे इसके अंदर होता है केरोसिन ऑयल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, जैसे इसके अंदर होता है बच्चे क्या, गैसोलीन, जैसे इसके अंदर होता है क्या, वैक्स। लेकिन इन सभी से कॉमन पॉइंट हमें नज़र में आ रहा है कि इन सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। तो याद रखना, किसी भी दो लिक्विड को यदि मिक्स कर दिया है और यदि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट एक दूसरे से 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पर है, तो उन सभी तेलों को या उन सभी लिक्विड को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। किसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल को क्या किया जाता है, पेट्रोलियम से सेपरेट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, आपको पता है जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसके अंदर न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, एक नया हमारे पास पदार्थ बनता है, ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। तो चलिए देखते हैं, जल में शर्करा को घोलना। अब एक बात मुझे बताओ, पानी में यदि आपने किसी भी चीनी को घोल दिया तो उससे वो कोई नया चीज थोड़ी ना बन के वो चीनी ही और पानी ही रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। बर्फ का पिघलना, अब जब बर्फ पिघल गया है तो आपको पता है बर्फ को पिघलने के बाद वो तो बर्फ ही रहेगा ना। आपने देखा होगा, चाहे बर्फ का फार्मूला लिखे, चाहे हम पानी का फार्मूला लिखें, चाहे हम वेपर का फार्मूला लिखें, तीनों का फार्मूला H2O ही होता है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, तो ये भी गलत है। और क्रिस्टलन का मतलब होता है क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेशन में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी पदार्थ की अवस्था के बदलने को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन यदि देखो ध्यान से, यहाँ पर दूध का खट्टा होना, जब दूध खट्टा होता है तो दूध के अंदर कुछ नए केमिकल आ जाते हैं जिसके कारण से वो दूध में एक नया सब्सटेंस बन जाता है और वो बन जाता है दही। तो दूध का खट्टा होना ये एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चे, केमिकल प्रोसेस है। तो इसका ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ये बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ही दिया हुआ है यहाँ पर, केवल आपको पेन चलाना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए, एक कंपाउंड दिया गया अमोनियम कार्बोनेट और दूसरा कंपाउंड दिया गया अमोनियम आयंस, ठीक है, अमोनियम आयंस दिया हुआ है। तो एक बात मुझे बताओ, एक अमोनियम कार्बोनेट और दूसरा एक अमोनियम और दूसरा कार्बोनेट दिया हुआ है, तो अमोनियम और कार्बोनेट इन दोनों के आयंस दिए हुए हैं। एक है हमारे पास NH4 अमोनियम और दूसरा है CO3 कार्बोनेट। अमोनियम के आयंस कितने, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, अमोनियम कार्बोनेट, इफ द वैलेंसी ऑफ द अमोनियम इज +1, अमोनियम की वैलेंसी +1 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2 है, तो इसका फार्मूला हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो मैंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बताया है। तो ये हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस और इधर हो जाएगा CO3। कहाँ है देखो भाई, NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सारे के सारे अधिकतर जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। किसके कंपाउंड होते हैं बच्चे, कार्बन के कंपाउंड होते हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के अलावा कुछ ऐसे तत्व हैं जो केवल कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बनाता। तो इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हमारे पास कैल्शियम और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो एक हमारे पास मेटल हुआ, दूसरा हमारे पास नॉन मेटल हुआ, तो ये आप करना है यहाँ पर एक आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो ये आयोनिक कंपाउंड हुए ना, तो ये गलत है। सोडियम ये हमारे पास एक मेटल है और नाइट्रेट NO3 ये भी हमारे पास एक क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो ये भी हमारा एक प्रकार का आयोनिक होगा। और सिलिकॉन कार्बाइड, अब देखो यहाँ पर ये सिलिकॉन है और ये कार्बाइड है, कार्बाइड का मतलब है बच्चे कार्बाइन, तो हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं, इसलिए इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा और हम इसे कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और यदि आप लोगों को ये मज़ा आ रहा होगा बच्चे, तो याद रखना आप सेशन को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। याद रखना इनमें से डेफिनेटली कुछ प्रश्न डिट्टो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर बाद में ये मत बोलना कि सर ने हमें बताया नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आइसोटोप से रिलेटेड है।
आर्गन की द्रव्यमान संख्या, ये हमारे पास आर्गन है, ये क्या है बच्चे आर्गन। आर्गन की द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है 40, और आर्गन का एटॉमिक नंबर हमें कितना पता है 18 है। तो आर्गन के प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई बच्चे 18। आर्गन के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बच्चे 18। आर्गन के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो याद रखना इसमें से इसको माइनस करना है। तो 40 में से 18 को कर दो माइनस, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया बचा 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 22। अब एक एक करके देखो, आर्गन में प्रोटॉन की संख्या 22 है, प्रोटॉन की संख्या 18 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 22 है, तो ये भी ऑप्शन गलत। आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, ये बिल्कुल सही। आर्गन में प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग 40 है, नहीं बच्चे, ठीक है। याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को इसलिए बराबर जोड़कर 40 है, इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और उचित आंसर है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न संख्या 63, और क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या कहता है कि हमारे पास 4 कंपाउंड दिए गए जिनकी वैलेंसी आप लोगों को एक सीक्वेंस में लगानी है। तो चलिए भाई मैं इनकी वैलेंसी देख लेता हूँ। सबसे पहला नियोन, नियोन की वैलेंसी होती है बच्चे 0। दूसरा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बच्चे +2, मैग्नीशियम वैलेंसी +2। और तीसरा है हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3। और उसके बाद हमारे पास है सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी होती है बच्चे 4। कितनी होती है 4। तो यदि हम सीधी तरीके से देखें तो नियोन की वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4। तो ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखो नियोन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और सिलिकॉन ये सीक्वेंस में लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखो सिलिकॉन यहाँ दिया हुआ है, तो ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है। ये नियोन दिया गया है, ये सही है। नाइट्रोजन दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है, मैग्नीशियम ये गलत है क्योंकि मैग्नीशियम लास्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है तो ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है सीक्वेंस में, क्योंकि सबसे पहले आएगा 0, उससे बड़ा होगा 2, उससे बड़ा होगा 3, उससे बड़ा होगा 4। अब 0 के लिए है नियोन, अगले के लिए मैग्नीशियम, इसके अगले के लिए नाइट्रोजन और अगले के लिए सिलिकॉन। तो कौन सा इसका ऑप्शन हमारा कौन सा बच्चे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है और परमाणु के बोर मॉडल के आधारित पर इसके संयोजकता के कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताए। तो बोर मॉडल ने किसने, ये याद रखना, यदि ये अष्टक का नियम कहता तो हम अष्टक के रूल को फॉलो करते, बट हम यहाँ बोर के मॉडल को फॉलो करेंगे। और बोर ने अपने मॉडल में बोला है कि सबसे पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 18 और चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से फील होते जाएंगे। तो भर दो भाई, सबसे पहले में भर दिया हमने 35 को भरना है, कितने को भरना है 35 को। तो सबसे पहले में भरा 2, दूसरे में भरा 8, तीसरे में भरा 18, कितने हो गए काउंट कर लो, 18 और 2 20, 18 और 2 20, 20 और 8 28। अब 28 में कितने बच गए 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, कितना बच गया बच्चे 35। काउंट कर लो, देखो कितना बच गया, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 और 7 कितने हो गए 35 हो गए ना। 18 2 20 और 8, 8 और 7 35। तो इसका मतलब 7 इसका जो है वो अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी है 7। तो ये 7 जो है ये हमारा राइट आंसर है। यदि ये ऑक्टेट रूल कहता, यदि ये कहता हमसे ऑक्टेट रूल को फॉलो करो, कौन से ऑक्टेट रूल को, तब हम 2 8 8 और फिर इसके बाद से हम इस रूल को फॉलो करते, बट ये यहाँ पर नहीं बोला गया, इसलिए हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सी अपोच है, अपोच का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। तो एक बार ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। लेकिन यदि मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले में ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन यदि ध्यान से देखो ये क्लोरीन है, ये क्या क्लोरीन, क्लोरीन में हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन हो रहा है।
अब ऐसे इस तरीके से सोडियम NaH प्लस में NO, तो सोडियम के अंदर से देखो सोडियम यहाँ सेपरेट हुआ है, सोडियम से हाइड्रोजन सेपरेट हुआ है, इसका मतलब याद रखना इनके बीच में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चे 4E, अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, NaOH इसमें नहीं हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा भी गलत है। अगला Fe, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, Fe3O2, तो देखो Fe के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, Fe3O2 बिल्कुल सही, यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है, तो इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, तो ये भी है हमारा, और इसके अंदर तो है ही हमारा, तो इसका कौन सा ऑप्शन है बच्चे, इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये ऑक्सीडेशन केवल हो रहा है इसके अंदर, रिडक्शन इसके अंदर, देखो ध्यान से, अब देखो जैसे मैंने बोला है कि रिमूवल, इसके अंदर केवल और केवल रिडक्शन हो रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे कहेंगे, देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो इसमें से रिमूव हो रहा है, तो यदि किसी में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे ना, ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, उसको बोलेंगे रिडक्शन, तो इसके अंदर केवल रिडक्शन हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसी को तो हम बोल देते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसके अंदर उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अप्रूव क्रिस्टल सिलिकॉन, देखो जब भी कार्बन के साथ सिलिकॉन का रूप आ जाए तब आप एक ही देना हीरा, आपको एक ही देना है डायमंड, क्योंकि डायमंड याद रख लेना आप सभी लोग, ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा हाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण ये सबसे कठोर भी होता है, डायमंड सबसे कठोर भी होता है, सॉरी ग्रेफाइट गलत आंसर हो गया बच्चे, ग्रेफाइट नहीं, आपको यहाँ डायमंड लगाना है, क्या लगाना है, डायमंड, डायमंड पे बिल्कुल सही लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, ये तो डायरेक्ट डिट्टो भाई सीधा सा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये रटना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का कौन सा कलर है, तो हाइड्रोजन गैस कलरलेस है, ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन का कोई रंग नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ऑक्सीजन का भी कोई रंग नहीं है, ऑक्सीजन का भी कोई रंग नहीं है, याद रखना। इसके अलावा यदि मैं बात बता दूं, ठीक है, नाइट्रोजन का येलो कलर होता है। इसके अलावा यदि मैं बात बता दूं, जितने भी नोबल गैस होते हैं, जितने भी हमारे नोबल गैस होते हैं, ये सारे के सारे नोबल गैस रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ठीक है, रंगहीन होते हैं, इतनी बात आपको याद रख लेना। हो सकता है आपके बाद नोबल गैस का कलर पूछ दिया जाए। निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिगमेंट, पिगमेंट वो होता है जिसका रंगों के लिए रूप में यूज़ किया जाता है, किसके लिए, रंगों बनाने के लिए या पेंट बनाने के लिए रंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, चौक का व्हाइट कलर यूज़ किया जाता है, व्हाइट लेड का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सिलिका जो क्ले होती है, इस क्ले का याद रखना कभी भी पिगमेंट के रूप में यूज़ नहीं किया जाता, इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के निर्माण में। कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, अधिकतर कहाँ, सीमेंट बनाने के निर्माण में, या इसका यूज़ किया जाता है कांच ग्लास के निर्माण में, ग्लास यानी कांच बनाने के निर्माण में, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा एक फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं, याद रखो एनडीए क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा अधिकतर कि कौन सा कथन सही है, वो कहेगा विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, यूरिया क्या फास्फोरस युक्त उर्वरक है, गलत, यूरिया इज द नाइट्रोजीनियस बेस्ड फर्टिलाइजर्स, तो ये गलत है। मृदा में उर्वरक के प्रयोग से मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल सही भाई, तभी तो उसके अंदर फसल अच्छी होती है। उच्च दाब और उच्च ताप पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा यूरिया बनाया गया, बिल्कुल सही है। किसने बनाया था, तो ओलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी के अंदर इस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। यूरिया में अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल सही, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना। यूरिया में जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है वो याद रखना 46% होती है, जो लगभग सबसे ज़्यादा होती है,
ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज वी चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बार बार बोल रहा हूं, ये नहीं पूछेगा सही है। अधिकतर कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल गलत। कार्बन के यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन का केवल एक ही यौगिक होता है, एक ही सब्सटेंस है जिसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट, जो कार्बन का गुड कंडक्टर है। अगला, कार्बन यौगिकों में आबंधत से संयोजी आबंध होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि कार्बन की टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर वैलेंसी होती है, उसे 4 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है, 4 हाइड्रोजन से मिलकर वो याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं, बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि ये सबसे स्मूथ और सबसे स्मूथ यानी मतलब सबसे चिकना पदार्थ होने के कारण से। हीरा कार्बन के एक रूप है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा बच्चे? ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये अंतिम प्रश्न है बच्चे, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा जो है वो अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को चलिए हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तब आपको याद रखना, जब सिंगल रिएक्टेंट, जब कोई भी सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में टूटता है, मोर प्रोडक्ट में टूटता है, तब उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर दो पहले से ही है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट आपको चूज करना है। तो यहाँ भी सिंगल रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ भी सिंगल रिएक्टेंट नहीं है, केवल यहाँ सिंगल रिएक्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल उचित आंसर होगा। ठीक है बच्चे, तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। दूसरी एक और बड़ी बात, पूरी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना बच्चे। और नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के ऊपर बनाऊंगा, याद रखना, जो NDA 1 के अंदर एग्जाम में पूछे गए थे। कल या परसों ही उसकी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कॉपी पेन ले करके बैठ करके उसे नोट करते चलना है और उसको सीखते जाना है। ठीक है बच्चे, तो एक बार और सभी बच्चे को मैं बता देता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएंगे कि ये सेक्शन आप लोगों को कैसा लगा, ये इसके अंदर क्या आप सभी बच्चों को मज़ा आया, ठीक है, या नहीं आया। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।